नमस्कार प्रणाम। मैं डॉक्टर इंद्र दमन तिवारी हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलबी 3 ईयर्स कोर्स एलएलबी 5 ईयर्स कोर्स पे इस चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग लगातार बात करते हैं एलएलबी 3 ईयर्स कोर्स में, एलएलबी 5 ईयर्स कोर्स में आपके सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के और आपके सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के। आज के अपने इस वीडियो में बात करेंगे एलएलबी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के 5वें पेपर के बारे में, जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का प्रथम भाग है। मीन्स जो पहले कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 हुआ करता था, आपराधिक प्रक्रिया संहिता जो हुआ करती थी, उसको बदल करके ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो पहला हिस्सा है वो लाया गया है, BNSS। सिलेबस लगभग वही है और जो आपका कुछ सेक्शन है, कुछ मतलब सारे सेक्शन हैं, सेक्शन के नंबर बदले हैं। तो एक बार हम लोग इसके परिचय पे जाते हैं, इसके सिलेबस पे जाते हैं। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन की, इसमें हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ द एक्ट पढ़ना होता है, सेक्शन 1 से लेकर के 5 तक। उसके बाद डेफिनेशंस पढ़नी होती हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेज, सेक्शन 6 से 20 तक। इसमें यहाँ से आपको एक बड़ा सवाल हमेशा मिलता आया था, जिसमें आपको पढ़ना होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट के बारे में, सेशन कोर्ट के बारे में, कि कैसे उनकी हायरार्की है, कैसे उनके पास जो पनिशिंग पावर है वो क्या है, किस प्रकार से उनको अपराध को दंडित करने की जो शक्ति है, उनकी ट्रायल करने की जो उनकी शक्ति है, और कितना अपराध, कितनी सजा दे सकते हैं, कितने वर्ष की सजा दे सकते हैं, कितना फाइन वगैरह इम्पोज कर सकते हैं। 21 से 29 में पावर ऑफ कोर्ट्स है, 21 से 29 में पावर्स ऑफ कोर्ट्स है। 30 से 34 में पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस एंड एड टू द मजिस्ट्रेट इन पुलिस है, कैसे आप सहायता करेंगे, सहयोग करेंगे। यूनिट 2 प्री ट्रायल प्रोसीजर से है, मतलब ट्रायल के पूर्व से, जिसमें 35 से 62 तक अरेस्ट ऑफ पर्सन है। यहाँ पे हमेशा से आपको बड़ा सवाल मिलता आया था। अरेस्ट विदाउट वारंट पूछा जाता था आपसे, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट पूछा जाता था, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन पूछा जाता था, और उसकी जो अरेस्टेड की जो वो है, क्या कहते हैं उसको, राइट्स उसके क्या है, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन क्या है। उसके बाद प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस है थ्रू समन्स, वारंट ऑफ अरेस्ट एंड प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। समन जारी करने की प्रक्रिया, वारंट जारी करने की प्रक्रिया, उसके कुर्की के आदेश की प्रक्रिया और जब्ती की प्रक्रिया। 63 से 93, सेक्शन 63 से सेक्शन 93 तक पढ़ना होता था। उसके बाद प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, पहले तो स्वयं उस व्यक्ति का है, व्यक्ति विशेष के उपस्थिति को कैसे बाध्य किया जाएगा, और जो बाद में था वो था कि क्या प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, मतलब वस्तुओं का, किसी सामग्री का अगर प्रोडक्शन करवाना हो, थ्रू समन्स या सर्च वारंट, कैसे सर्च वारंट जारी किया जाएगा। कई बार आप सुनते होंगे जब कोई तलाशी लेने जाता है तो पूछा जाता है कि भैया सर्च वारंट है क्या आपके पास। एंड मिसलेनियस इंक्लूडिंग सीजर, अटैचमेंट एंड फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी 94 से 124 तक है। प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस, सेक्शन 168 से 172 है, किसी भी घटना के होने के पूर्व में अगर सूचना मिल रही है तो कैसे उसको प्रिवेंट किया जाएगा, 168 से 172 है। उसके बाद FIR जो हम लोग सुना करते हैं, इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट, वो 173 से 196 में है। मीन्स कि कैसे FIR, प्रथम सूचना रिपोर्ट कैसे दर्ज की जाएगी FIR की। कभी सवाल कभी पूछा जाता है FIR दर्ज करने की प्रक्रिया को लेकर के, उसमें FIR क्या कंक्लूसिव एविडेंस है, यहाँ से भी एक सवाल बनता है आपके लिए। और पावर टू इन्वेस्टिगेट 173 टू 196 हम लोगों ने बात करी। यूनिट 3 जो है वो इंक्वायरीज प्रोसीजर, कैसे अब सारी घटना हो गई, प्री ट्रायल प्रोसीजर शुरू हो चुका है, तो कैसे इंक्वायरी की जाएगी। और इंक्वायरी में 197 से 209 तक है जुरिस्डिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। उनका जो इंक्वायरी में मतलब पूछताछ में, आप इंक्वायरी की डेफिनेशन पढ़िए, इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन पढ़िए। इंक्वायरी की जाती है मजिस्ट्रेट के द्वारा प्राइमा फेसाई चेक करने के लिए कि वो केस वास्तव में है या नहीं है। इन्वेस्टिगेशन किया जाता है पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा, IO के द्वारा, कि टू कलेक्ट द एविडेंस। तो जो इंक्वायरी वाली प्रक्रिया है 197 से 209 तक में, जिसमें क्रिमिनल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को लेकर के चर्चा है, उसके इंक्वायरी और ट्रायल करने के जुरिस्डिक्शन को लेकर के चर्चा है। कंडीशंस कौन सी रिक्विजिट है फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग को शुरू करने के लिए कौन सी परिस्थितियां अनिवार्य हैं, स्थितियां अनिवार्य हैं, 210 से 222 तक आपको पढ़ना होता है। अगर आप सीधे मजिस्ट्रेट को कंप्लेन करना चाहते हैं, कौन मतलब कंप्लेन केस, आप शुरुआत में जब कंप्लेनेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहाँ से आप पाते हैं कि 223 226 में उसके कंप्लेन का जो मजिस्ट्रेट के यहाँ शुरू करने का जो प्रोसीजर है वो क्या है। 227 से 233 तक कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट है, कि मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रोसीडिंग की शुरुआत कैसे होगी, कमेंसमेंट कैसे होगा। यूनिट 4 पब्लिक ऑर्डर को लेकर के, एलिमनी को लेकर के। एलिमनी आपके लिए कहे तो पर्सनल लॉ का टॉपिक था, चाहे वो हिंदूज का पर्सनल लॉ हो, चाहे मुस्लिम्स का पर्सनल लॉ हो। यहाँ पे सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर 125 से 143 है, पहले 107 से 114 हुआ करता था। ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स है 144 से 147, पहले 125 CRPC हुआ करता था, बहुत मशहूर धारा थी 125 CRPC। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी 148 से 167 में है, पहले वो ये पीस के पीछे हुआ करता था। और प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस जो है 168 से 172 में है, जो पब्लिक ऑर्डर को लेकर के।
अब चूंकि सिलेबस बदला हुआ है, तो अगर हम पुराने सवालों की बात करें कि पुराने सवाल किस प्रकार से आते थे, कैसे आते थे, तो उसकी हम अगर बात करें तो अब चूंकि सिलेबस बदला हुआ है तो पुराने सवालों की बात करना बहुत ज़्यादा युक्तियुक्त है नहीं, लेकिन तब भी आप ये समझ लीजिए कि सवाल किस प्रकार से आते थे। सवाल जो आए हैं वो कुछ शुरुआत के जो सवाल आते थे वो फेयर ट्रायल को लेकर के पूछे जाते थे कि फेयर ट्रायल का मतलब क्या है, सीआरपीसी में दोनों पक्षों को सुनने का क्या मतलब है, दोनों पक्षों से एविडेंस को निमंत्रित करने का क्या मतलब है, एविडेंस मांगने का क्या मतलब है। और कुछ सवाल थे जो आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 20, 21, 22 को लेकर के सवाल कभी कभी पूछे गए थे। जैसे सवाल क्या था कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ प्रोटेक्शन टू अरेस्टेड पर्सन, राइट ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन अंडर आर्टिकल 22। या सवाल था कि डिस्कस द प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस अंडर आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे आप उसमें आप पढ़ते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि आप स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य लेने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते। तो कुछ सवाल 14, 20, 21 से भी पूछे जाते थे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की किसी प्रोविजन से जोड़ करके, फंडामेंटल राइट के प्रोविजन से जोड़ करके सीआरपीसी में अक्सर सवाल पूछे जाते रहे थे। और फेयर ट्रायल का भी सवाल पूछा जाता था। उसके अलावा जो यहाँ से सवाल बड़ा बनता था और आपके लिए बनेगा, वो सवाल बनता था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफिसेस से और उनकी पावर से। तो आपको एक सवाल इस प्रकार का पढ़ करके जाना है कि जो न्यायालयों का, जो सत्र न्यायालयों का मतलब क्रिमिनल कोर्ट्स का जो गठन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किस प्रकार से किया गया है। सेशन डिवीजन का क्या मतलब होता है, डिवीजन का मतलब क्या होता है, सेशन कोर्ट जज के पास कितनी पावर है, एडीजे के पास कितनी पावर है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास क्या पावर है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास अगर है तो उसके पास क्या पावर है। तो इस प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूशन होता था क्रिमिनल कोर्ट्स का, तो क्रिमिनल कोर्ट्स का कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना है, साथ ही साथ उनकी पावर्स आपको पढ़नी है कि उनके पास क्या क्या पावर्स हैं। उसके अलावा जो ये मजिस्ट्रेट को, जो नीचे 30 से 34 में है, सुपीरियर ऑफिसर्स का, पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस एंड एड टू द मजिस्ट्रेट एंड पुलिस, किस प्रकार से वो सहायता करेंगे, क्या उनके पास सुपीरियर ऑफिसर्स के पास शक्ति है, 30 से 34। तो ये दोनों चीजें आपको पढ़ करके जानी है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स। अच्छा, जो किसी भी एक्ट में जो कोडिफाइड लॉ है, कोई भी एक्ट है, सीपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है, मीन्स जो भी ये सारे नए वाले कानून है, कोई भी एक्ट है, मैं कहूँगा कि आप आपका पेपर हो तो आप सबसे पहले उसकी डेफिनेशन क्लॉज जरूर पढ़िए। वहाँ से आपको पता चलता है कि समन्स केस का मतलब क्या होता है, वारंट केस का मतलब क्या होता है, ट्रायल का मतलब क्या होता है, इंक्वायरी का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि आगे के सिलेबस में वो लगातार बार बार रिपीट होंगे। तो अगर आप शुरुआत में उसका अर्थ नहीं जानते हैं तो बड़ा पीछे के लिए बड़ी दिक्कत होगी। हिंदी माध्यम के जो लोग यूपी बोर्ड से पढ़े होंगे वो शायद जानते होंगे कि जब पहले हम लोग हिंदी पढ़ते थे तो उसमें शुरुआत में हम लोगों को शब्दार्थ लिखाया जाता था, बाद में प्रश्नोत्तर लिखवाया जाता था किसी भी पाठ के बाद में। तो जो शब्दार्थ है, अगर आप शब्दों का अर्थ नहीं समझ रहे हैं, अगर आप उसकी लिटिल मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं, अगर आप ये जानते नहीं है कि सीआरपीसी के आगे के सेक्शंस में जो चीज़ें बार बार यूज होंगी उनका वास्तव में अर्थ क्या है। अब समन्स केस, वारंट केस सुनते ही लगता है कि जिस केस में समन जारी हो वो समन्स केस है, जिस केस में वारंट जारी हो वारंट केस है। बेलेबल नॉन बेलेबल का जो अंतर है, जिसमें बेल मिल जाए बेलेबल, जिसमें ना बेल मिले वो नॉन बेलेबल, या जिसमें कॉग्निजेंस ले सकते हैं वो कॉग्निजेबल, जिसमें कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हैं नॉन कॉग्निजेबल। तो ये तो चलिए ठीक है, एक आम धारणा सी है, लेकिन वास्तव में वो आपके एक्ट में लिखा हुआ है स्पष्ट कि बेलेबल का मतलब क्या होता है, नॉन बेलेबल का मतलब क्या होता है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल का मतलब क्या होता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपसे ए बी करके सवाल पूछा जाता है, लिखा है कि इसमें से 3 पर टिप्पणी कीजिए, बेलेबल ऑफेंस पूछ लिया गया, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पूछ लिया गया, और पूछ लिया गया कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की पावर बताओ। तो अगर आप शुरुआत की डेफिनेशन क्लास पढ़ करके नहीं जा रहे हैं तो थोड़ी सी मुश्किल होगी, इसलिए सबसे पहले डेफिनेशन क्लास पढ़ा करिए। इस बचे हुए समय में अगर पढ़ पाए तो पढ़ लीजिएगा। तो 2 चीज़ें यहाँ से हम लोगों ने बात करी कि यहाँ आपको पढ़नी है। दूसरी यूनिट में जो प्री ट्रायल प्रोसीजर है वहाँ पर आपको देखना है अरेस्ट के बारे में। अरेस्ट जब आप पढ़िए तो अरेस्ट का मतलब क्या है, अरेस्ट विदाउट वारंट का क्या मतलब है, अरेस्ट बाई प्राइवेट पर्सन, अगर क्या सवाल आता है कि क्या कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, अगर ये नई बात है आपके लिए तो अरेस्ट बाई प्राइवेट पर्सन जरूर पढ़िए। अरेस्ट बाई मजिस्ट्रेट पढ़िए। अरेस्ट बाई मजिस्ट्रेट में ये भी पढ़िए कि अगर मजिस्ट्रेट ने खुद ही किसी को गिरफ्तार किया है, मजिस्ट्रेट साहब सुबह सवेरे पार्क में टहल रहे थे, उनके सामने कोई ऑफेंस हो रहा है, अब ये आपको पढ़ना है कि वो बेलेबल है नॉन बेलेबल, उनके सामने कोई ऑफेंस हो रहा है तो क्या वो मौके पर उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर वही चीज प्राइवेट पर्सन देख रहा है, उसके सामने कोई ऐसा नॉन बेलेबल सीरियस टाइप का ऑफेंस हो रहा है तो क्या वो उसको गिरफ्तार कर सकता है, और गिरफ्तार करने के बाद क्या उसके पास वो सारी शक्तियां आ जाती हैं जो पुलिस ऑफिसर के पास हैं। गिरफ्तार करने के बाद क्या उसे वो मजिस्ट्रेट की तरह इंक्वायर कर सकता है, या प्रक्रिया कुछ और है, तो ये भी पढ़िएगा कि अरेस्ट बाई प्राइवेट पर्सन, अरेस्ट बाई मजिस्ट्रेट और अरेस्ट विदाउट वारंट। ये अरेस्ट वाली चीज में तीनों चीज आपको 35 से 62 में पढ़ करके ही आना है। उसके बाद आगे बढ़े तो जो कंपेल किया जाता है किसी विषय वस्तु को या किसी व्यक्ति को,
प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन थिंग्स। अगर पुलिस को यह संदेह है कि आपके घर में कुछ ऐसी सामग्री है जिससे कल को कोई दुर्घटना होने वाली है, दुर्घटना करने वाले हो, दुर्घटना से मेरा मतलब है आप कोई अपराध करने वाले हो, तो क्या प्रक्रिया है कि पुलिस कहे कि आप उसको ला करके यहाँ पर प्रोड्यूस करिए, सामने समझ हमारे उपस्थित उसको कराइए, या किसी व्यक्ति को बुलाने की जो तरकीब है, जो तरीका है, वो सीआरपीसी में क्या है? सवाल पूछा जाता है कि एक वारंट कैंसिल कब होता है। जब आपसे वारंट का सवाल पूछा जाता है, सवाल कभी कभी जोड़ करके पूछते हैं कि एक वारंट कैंसिल कब होता है। एक वारंट अगर लखनऊ विश्वविद्यालय नवीन परिसर के पास में जानकीपुरम थाना है, अगर वहाँ के द्वारा जारी होता है, उस थाने के द्वारा जारी हुआ वारंट है, तो क्या उस वारंट की जो वारंट को जो उसके ऑब्लिगेशंस को जो फुलफिल करने की जो जिम्मेदारी है जिन लोगों के ऊपर, तो उनका क्षेत्राधिकार क्या है? क्या वो दूसरे जनपद में, क्या वो बाराबंकी में उसको किसी को उसी वारंट पे किसी को पकड़ सकते हैं? अगर वो व्यक्ति मिल रहा है तो क्या सीतापुर में पकड़ सकते हैं? तो वारंट की जो अधिकारिता है, वारंट को जो क्षेत्राधिकार है, तो वारंट को लेकर के, समन्स को लेकर के बहुत ही कायदे से पढ़ करके तैयार होकर के आइएगा। और मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि समन्स केस वारंट केस का अंतर जरूर समझ लीजिए। समझ लेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आसान रहेगा, क्योंकि आगे आपको ट्रायल भी पढ़ना है, आगे से मेरा मतलब अगले सेमेस्टर से। तो वहाँ ट्रायल में आपको समन केसेस का ट्रायल कैसे होता है, वारंट केसेस का ट्रायल कैसे होता है, सेशन ट्रायल कैसे होता है, आपको समझने में बड़ी आसानी रहेगी। तो ये देख लीजिएगा कि कैसे व्यक्ति को उपस्थित कराया जाएगा और कैसे वस्तु को उपस्थित कराया जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए FIR बहुत जरूरी है कि कैसे आप प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो FIR का फुल फॉर्म है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का क्या मतलब है? अच्छा, उसमें ये लिखा हुआ था, पहले तो लिखा हुआ था, अभी शायद लिखा ही होगा, पढ़िएगा आप क्या है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में लिखा था कि अगर व्यक्ति उसको बोल करके लिखवा रहा है, तो व्यक्ति वो जो वहाँ का लिपिक होगा वो लिखेगा और वो पढ़ करके सुनाएगा, उसकी एक प्रति देगा। तो FIR का मतलब क्या है? FIR का पर्पज क्या है? NCR का मतलब क्या है? NCR का पर्पज क्या है? FIR क्या एक कंक्लूसिव एविडेंस है? मीन्स अगर मैं यहाँ पर बैठ करके प्रधानमंत्री के खिलाफ किसी चीज़ की FIR लिखवा दूँ, राष्ट्रपति के खिलाफ किसी चीज़ की FIR लिखवा दूँ, या किसी भी जिम्मेदार पद पर बैठे हुए, किसी भी गरिमामयी पद पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ मैं FIR लिखा दूँ, तो क्या उसी FIR के आधार पर उसको आरोपी मान लेना? क्या उसी FIR के आधार पर उसको अपराधी मान लेना? क्या उसी FIR के आधार पर उसको दोषसिद्ध मान लेना? ठीक है, क्या FIR एक कंक्लूसिव एविडेंस है? क्या FIR एक निश्चयात्मक साक्ष्य है? इस प्रकार से सवाल आपसे पूछा जाता रहा है। और उसके FIR होने के बाद जो पुलिस के पास पावर है इन्वेस्टिगेट करने की, मैंने शुरुआत में भी कहा कि इंक्वायरी में इन्वेस्टिगेशन में यही पतला धागे भर का अंतर है। इंक्वायरी सदैव मजिस्ट्रेट के द्वारा होती है, इंक्वायरी सदैव मजिस्ट्रेट के द्वारा होती है, और जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस के द्वारा होता है। इन्वेस्टिगेशन का पर्पज होता है टू कलेक्ट द एविडेंस, साक्ष्यों को बटोरना, साक्ष्यों को एकत्र करना, साक्ष्यों का एकत्रीकरण। इंक्वायरी में मजिस्ट्रेट साहब पूछते हैं कि भैया तुम्हारे ऊपर फला बात है, फला चार्ज है, तुम ये कहना चाहते हो, वो कहना चाहते हो। इंक्वायरी मीन्स पूछताछ, मौखिक। तो इन्वेस्टिगेशन करने की जो शक्ति है इन्फॉर्मेशन होने के बाद, इन्फॉर्मेशन आने के बाद, पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन आने के बाद, वो किस प्रकार से, वो आप उसको समझिएगा, पढ़िएगा। उसके बाद यूनिट 3 देखें तो वहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन आपके लिए जरूरी है। ज्यूरिसडिक्शन जब आप पढ़ते हैं तो आप नई वाली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में आप जीरो FIR भी पाते हैं। जीरो FIR, या कहें कि सीधे ज्यूरिसडिक्शन की बात हम लोग कर लें कि अगर एक अपराध किसी अलग जनपद की अधिकारिता में हो रहा है, तो क्या उसी अपराध उस अपराध का मुकदमा किसी अन्य थाने में दर्ज करवा सकते हैं? मान लीजिए आपके साथ कोई घटना होती है जनपद लखनऊ में, तो क्या आप जनपद लखनऊ में, चूंकि हो सकता है आप डर में हो, दबाव में हो, परेशान हो, तो क्या आपका जनपद लखनऊ से छोड़ करके आप अपने घर जाएं, अपने गांव जाएं, किसी अन्य जनपद में जाएं, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बलिया, बनारस, कहीं आप जाए, और वहां जाने के बाद क्या आप उसी बात पर मुकदमा उस थाने में लिखवा सकते हैं जहां आपको मुफीद लगे, जहां आपको ठीक लगे कि भैया यहां पर मैं सुरक्षित हूं, वहां गड़बड़ हो जाता? तो उसका ज्यूरिसडिक्शन क्या है? क्रिमिनल कोर्ट में आप सिविल का भी, CBC का आपने पेपर दिया होगा, तो वहां पे पाते होंगे कि CPC में इस चीज को लेकर के बड़ा टाइट रूल है कि सबसे पहले जहां पे लोकेशन, जहां पे सिचुएटेड है प्रॉपर्टी, वहां पर आप मुकदमा लिखवाइए। प्रयास करिए कि जहां पर प्रॉपर्टी, वो जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी सिचुएट है, वो वहां पर मुकदमा लिखवाइए। लेकिन CRPC के अंतर्गत क्या ऐसी कोई सहूलियत है ज्यूरिसडिक्शन को लेकर के कि मान लीजिए आप ट्रेन में हैं, आप ऐसे कभी कभी स्टेशन पूछा जाता है कि आप ट्रेन में आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई,
अब ट्रेन में आपके साथ दुर्घटना हो गई, आप डरे सहमे बैठे हुए हैं, 100 किलोमीटर का सफ़र आप तय करके अपने घर पहुंचते हैं, तो क्या 100 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद पिछले 100 किलोमीटर पर हुई घटना का मुकदमा आप पंजीकृत कराने, अभियोग पंजीकृत कराने अपने नज़दीकी थाने जा सकते हैं? तो जुरिस्डिक्शन को लेकर के बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाइएगा कि जुरिस्डिक्शन को लेकर क्रिमिनल कोर्ट्स के पास आपके पास क्या सहूलियत आपको मिली हुई है और सख्ती क्या है। आगे बढ़े तो जो कंप्लेन केसेज हैं, कंप्लेन केसेस का जो मजिस्ट्रेट के सामने जो प्रक्रिया है, कमेंसमेंट कैसे होगी प्रोसीडिंग की, तो 223 से लेकर 233 तक लगभग ये चीज़ें हैं जिसमें आपको कंप्लेन सबसे पहले समझना है कि कंप्लेन का परिवाद का मतलब क्या होता है, कैसे कंप्लेन केसेज अन्य केसों से अलग हैं, कैसे इन्फॉर्मेशन से अलग हैं, कैसे कंप्लेन का मतलब है, प्रक्रिया में क्या प्रक्रियात्मक क्या अंतर आ जाता है। 202 में शायद पहले होता था ये, और अभी 222 के आसपास है। तो मजिस्ट्रेट को की जाने वाली कंप्लेन, प्रोसीडिंग का कमेंसमेंट मजिस्ट्रेट के सामने कैसे होगा वो जरूर पढ़ लीजिएगा, वो आपके लिए मजबूत, वो ठीक चीज़ है। यूनिट 4 में आपको 2 टॉपिक पढ़ने हैं, तीन टॉपिक बहुत बड़े बड़े हैं आपके पास और तीनों मजबूत टॉपिक हैं। सबसे पहले तो आपको देखना है कि किसी व्यक्ति के द्वारा जो उससे वो शांति भंग नहीं करेगा या सद्भाव रखेगा, इसके लिए जो उससे जमानत ली जाती है, इसके लिए उससे मुचलका भरवाया जाता है, इसके लिए जो उससे सिक्योरिटी ली जाती है, उसका मतलब क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है। कई बार आप पाते होंगे, अगर आप गांव के चुनाव को गौर से देखें, गांव का मतलब क्या, चुनाव को गौर से देखें, प्रधानी का चुनाव देखें, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव देखें, जिला पंचायत का चुनाव देखें या आम चुनाव देखें, तो वहाँ पर गाँव में कुछ लोग ऐसे हैं, गाँव में मीन्स मैं इसलिए कह रहा हूँ चूँकि आप लोग वोट देने अपने गाँव घर जाते होंगे, तो वहां पर कुछ लोगों से चुनाव के पहले एक मुचलका भरवाया जाता है कि आप शांति भंग नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले चुनाव में उनके खिलाफ उन्होंने कुछ ऐसा करतब किया होता है, कुछ ऐसी कलाकारी की होती है, तो या कुछ भी ऐसा कार्यक्रम है, कुछ भी ऐसा समय है, ऐसा अवसर है, कई बार ऐसे त्यौहार होते हैं कि अलग अलग समुदायों में उसमें टकराव की शंका संभावना रहती है। तो उस समय अगर आपसे वो पीस कीपिंग के लिए मुचलका भरवाने की जो व्यवस्था है, गुड बिहेवियर की जो व्यवस्था है, जैसे आप एक बार पकड़े गए आप किसी मामले में, फिर आपको जब छोड़ा जा रहा है तो आपसे कहा जा रहा है कि भैया आगे से काम ना करना, तो इसके लिए तुम्हें सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, प्रतिभूति देनी पड़ेगी, जिसको मुचलका जमानत कुछ भी आप समझ सकते हैं। उसका जो वो है प्रावधान है 125 से 143, वो जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़े तो फैमिली लॉ आपने पढ़ा ही हुआ है, फैमिली लॉ में आपने एलिमनी पढ़ा हुआ है, और वहाँ पर ये जो चीज़ है कि वाइफ्स का, इसमें देखिए वाइफ नहीं लिखा हुआ है, वाइव्स लिखा हुआ है, WIVES, वाइफ्स का, चिल्ड्रन का और पेरेंट्स का, मतलब अपने माता पिता का, बच्चे का और वाइफ्स का, जो 144 से 147 तक जो मेंटेनेंस करने का, उनको उनके भरण पोषण का जो आपके ऊपर दायित्व है, जिम्मेदारी है, उसको लेकर के जो प्रावधान है आपसे खूब पूछे जाते हैं, तो वो पढ़िएगा। कई बार आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि क्या जो जैसे आज आपने अदालत को दिखाया कि मेरे पास 1 लाख रुपए की मेरी आमदनी है महीने की, तो 1 लाख रुपए पर तय हो गया मेंटेनेंस, आप इतना इतना करोगे। कल को आपकी तनख्वाह हो जाती है 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, तो क्या उसी हिसाब से मेंटेनेंस आगे बढ़ेगा? क्या उसी हिसाब से आपकी जो रकम है अपनी पत्नी को दे रहे हैं, पत्नियों को दे रहे हैं, क्या वो बढ़ेगी? इस प्रकार से चीज़ें आपसे पूछी जाती है। और इतने के बाद अगर आपसे क्षमता मतलब आपकी बच जाए, तो आप जो ये पब्लिक ऑर्डर ट्रैंक्विलिटी वाली बात है उसको इसलिए पढ़ लीजिएगा क्योंकि सवाल पेपर के लिहाज से नहीं, लेकिन आप आए दिन सुनते होंगे। पहले कर्फ्यू सुनते हैं, अभी भी सुनते होंगे, या किसी भी ऐसी घटना के बाद ये धारा बहुत प्रवृत्त हो जाती है, बहुत तत्काल लग जाती है, तो यहाँ से अगर आप इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। अच्छा, हमने जब BNS की बात की थी तब भी हमने कहा, पिछले मतलब जो जिन लोगों का BNS का जो सिलेबस था उनके लिए भी मैंने कहा, और आपके लिए भी कहूँगा कि चूँकि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 से लेकर के ये जो 2023 का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो पहला भाग है, इसमें मुझे लगता है 30-40 साल 50 साल का हो गया, तो जो ये शिफ्ट एक बीच में रहा, जो एक परिवर्तन हुआ, तो आपसे इस प्रकार से एक सवाल अगर पूछ लिया जाए कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक तक जो सफर रहा, वो क्या रहा, क्यों रहा, क्या आवश्यकता पड़ी, या कैसे वो कारगर नहीं था, या कैसे ये कारगर है, तो सब कुछ पढ़ने के बाद अगर आप BNSS का एक ओवरव्यू ले लेंगे किसी भी वीडियो से या किसी भी एक PDF से, जहां पर आप थोड़ा सा ये समझ पाए कि क्या BNSS में खास है जो CRPC में नहीं हुआ करता था, तो थोड़ा सा उसको कहीं ना कहीं पर लिखने में कहीं ना कहीं हो सकता है समझाने में आसानी रहे। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और गर्व कीजिए कि आप सभी इस BNSS का जो पहला सिलेबस है, जो सरकार की ओर से आपको चुनौती दी गई है, चुनौती से मेरा मतलब है नयापन दिया गया है,
तो उसका पेपर देने वाले आप पहले बैच के लोग हैं और आप आने वाले लोगों से कहेंगे कि आपका ही था जो ये पहला बैच था जो जिसने वाला पेपर दिया था। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को आपके इस पेपर के लिए। मुझे लगता है जो भी आपका अगला होगा पेपर उसको लेकर के हम लोग जल्दी उपस्थित हो जाएंगे। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। प्रणाम।